all to the Edimo Pro Model 3 सेशन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, पिकिंग ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक के बारे में। अगर मेरी आवाज़ आप क्लियरली सुन पा रहे हो एंड अगर मेरी स्क्रीन को आप क्लियरली देख पा रहे हो प्लीज चैट बॉक्स में यस मेंशन करें। I request all the participants to confirm me that my voice and my screen are clear or not. यहाँ पर क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि हमने कल के सेशन में हमने क्यूजी अप्रोच के बारे में हमने यहाँ पर सीखा। कि कैसे कंपनी को अगर हमें एनालाइज करना है क्वालिटी वाइज, अगर हमें ग्रोथ एनालाइज करना है, कौन से फैक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने चाहिए एंड हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए कंपनी को, वो हमने यहाँ पर देखा था कल के सेशन में। एंड प्रीवियस सेशन के मंडे के सेशन में हमने देखा था कंपनी में जस्ट लाइक फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड हमने यहाँ पर देखा था डिफरेंट स्टेटमेंट्स के, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिक्स हम क्लियर कर चुके हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कंपनी के बारे में हमें क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए इन अ वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक। एंड आज हम देखेंगे पर्टिकुलर के बारे में कि कौन से रेशियोस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है रेशियोस के लिए, हमें कैसे इंटरप्रेट करना है रेशियोस को। सारी चीजें देखेंगे आज के सेशन में। लेट्स बिगिन विद द सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जस्ट लाइक What do you mean by fundamental analysis? सभी आप आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में कि आपके अकॉर्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है। एंड अगर मुझे किसी भी कंपनी को अगर मुझे देख के एनालाइज करना है, मैं कौन से फैक्टर्स यहाँ पर कंसीडर करूंगा, वो भी आप मेंशन करें चैट बॉक्स में। आई एक्सपेक्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी ने यहाँ पर प्रीवियस सेशंस अटेंड किए होंगे एंड यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्योंकि आप पहले के सेशन आप अटेंड कर चुके हो। प्लीज सभी अपना आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी यहाँ पर इंटरएक्टिव रहिए एंड मेक दिस सेशन इंटरएक्टिव सेशन। प्लीज मेंशन योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स। आज हम यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर्स को फिल्टर आउट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्राइटेरियाज। आपको क्राइटेरियाज आपको मेंशन करने हैं एंड उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स फिल्टर आउट होके मिल जाएंगे, सो दैट आपके जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको जो स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं उसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके एंड आप यहाँ पर आपकी एनालाइज करने की एफिशिएंसी आपकी बढ़ सके। आज के सेशन में मैं आपको एक वेबसाइट्स भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज हम पूरे के ओवरव्यू लेंगे पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस पर। प्लीज मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स के हमें फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है। जब भी आप सुनते हो फंडामेंटल एनालिसिस, आपके माइंड में कौन से वर्ड्स आते हैं, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। इवन इफ यू आर रॉन्ग, नो इश्यूज। अगर आप रॉन्ग हो फिर भी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यहाँ पर सीख रहे हैं, हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। देयर इज नो इश्यूज अगर आप रॉन्ग भी होते तो। हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया इकोनॉमिक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। ओके, नवी जी ने यहाँ पर मेंशन किया कंपनी बैकग्राउंड। यस, कंपनी के बारे में हमने देखना है कि कंपनी अब परफॉर्म करती है। रंजना जी ने यहाँ पर मेंशन किया ग्रोथ रेशियो। ओके, नवीन जी ने यहाँ पर मेंशन किया कंपनी ग्रोथ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट को यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलरली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि हम कंपनी को एनालाइज करने के टाइम पे हम यहाँ पर कौन सी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हर्षदा जी ने यहाँ पर मेंशन किया है हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस। हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया जो हमें ज्यादा पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यस, नवीन जी। वसंत जी ने यहाँ पर मेंशन किया फंडामेंटल एनालिसिस टेल्स अस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कंपनी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट वसंत जी। फंडामेंटल एनालिसिस करना इट्स नॉट लाइक कि हमेशा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही होगी, हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली वीक भी हो। आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसीलिए हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो चलिए हम अब स्टार्ट करेंगे अपने सेशन से। आई रियली अप्रिशिएट सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पर इंटरएक्टिव। सो चलिए अब हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ग्रोथ फैक्टर के बारे में। सो ग्रोथ फैक्टर, अगर मुझे देखना है कि कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है कि नहीं, सो यहाँ पर मैं कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर मैं देखूंगा। सो first is growth is simply an amplifier. It's good when returns exceeds the cost of capital, bad when returns is below the cost of capital, and neutral when return equals to the cost of capital. So क्या आप मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में that what do you mean by cost of capital? आपके हिसाब से cost of capital का क्या मतलब है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। What you input in company, okay, नंद किशोर जी ने यहाँ पर मेंशन किया इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट करनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी। सो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर पैसे की जरूरत होती है, दैट इज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल की जरूरत होती है। सो हम पैसे हम कहाँ से रेज करेंगे। सो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लोन लिया बैंक के पास से। सो मैंने यहाँ पर लोन लिया बैंक के पास से। सो मैंने यहाँ पर अपना कैपिटल किया 1 लाख रुपीज। सो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज का लोन लिया फ्रॉम द बैंक। सो बैंक हमें फ्री में तो पैसे यहाँ पर नहीं देते, हमें यहाँ पर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। सो जो मैंने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है एट द रेट 10% इंटरेस्ट, सो मुझे यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। दैट मीन्स मुझे हर साल 10% पे करना पड़ेगा मेरे कैपिटल के ऊपर। जो मैंने कैपिटल रेज किया है मुझे हर साल 10% इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये मेरे लिए कॉस्ट है मेरे कैपिटल पे। जो मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो पे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कॉस्ट है कैपिटल पे। जो मैंने कैपिटल रेस किया उसके ऊपर मुझे पे करना पड़ा है इंटरेस्ट, सो इज ए कॉस्ट फॉर मी। सो इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 10,000 हर साल मुझे पे करना है ऑन माई लोन। ओके, सो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना हो गया, यहाँ पर मेरा 10,000 हो गया। सो यहाँ पर क्या मेंशन है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर, सो यहाँ पर क्या मेंशन किया, द ग्रोथ इज सिंपली एन एम्पलीफायर, इट्स गुड व्हेन रिटर्न, रिटर्न मतलब प्रॉफिट। सो रिटर्न मतलब का प्रॉफिट, प्रॉफिट कंपनी कितना अर्न करती है, रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कब यहाँ पर बेस्ट होगा, जब कंपनी रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यहाँ पर ज्यादा अर्न करेगी। सो मैं पर बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रॉफिट की बात करूँ, सो मेरे बिजनेस में से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सो आफ्टर 1 ईयर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 50,000 का। सो अगर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होता है जो मेरे इंटरेस्ट से ज्यादा है, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 50,000 में से मैं 10,000 कर दूंगा। 15,000 में से 10,000 मैं कहां पर पे करूंगा, इंटरेस्ट के लिए। एंड बाकी के जो 40,000 बच जाएंगे मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूं फॉर इट्स एक्सपांशन, या फिर कुछ भी यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मैं किसी भी चीज के लिए यहाँ पर यूज कर सकता हूं। द रिमेनिंग 40,000 फॉर माई डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। मैं ज्यादा कमा रहा हूं मेरे इंटरेस्ट, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सो मेरे ग्रोथ के स्कोप्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर ज्यादा ग्रो यहाँ पर कर पाऊँ कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ बचा हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। ओके, सो इसी जगह पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं 5,000 अर्न कर रहा होता, सो 50,000 के वजह अगर मैं यहाँ पर 5,000 अर्न कर रहा होता, सो मैं बोल सकता हूँ 5,000 जो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, जो मेरे इंटरेस्ट से कम है, सो मैं बोल सकता हूँ मैं अपना इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता। सो अगर मैं अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा, सो मैं अपने डिफॉल्ट कर जाऊंगा लोन को लेकर। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ सालों में, सो यहाँ मेरा बिजनेस यहाँ पर बैंकरप्ट भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर बैंकरप्सी के लिए करना पड़ेगा, एंड मुझे अपना बिजनेस यहाँ पर क्लोज करना पड़ सकता है। सो इसलिए अगर यहाँ पर आपकी अर्निंग दैट इज रिटर्न्स, आपके अगर रिटर्न्स आपके बैड वैन रिटर्न्स
below the cost of capital, so it's a negative point. अगर आपकी कंपनी पर्टिकुलर प्रॉफिट अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर कम प्रॉफिट अर्न कर, इट इज अ नेगेटिव पॉइंट. सो इसीलिए हमेशा कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, हमेशा कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न करनी चाहिए. सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ ओवर हियर. सो द नेक्स्ट इज इट एड्स वैल्यू व्हेन the company earns return on capital higher than its cost of capital. So कंपनी यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा, सो हमें यहाँ पर वैल्यू ऐड होती है बिजनेस में. सो फॉर एग्जांपल अगर एक्सपांड करते हो अपने बिजनेस को, अगर कुछ अपने पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स आप ऐड करते हो, कुछ ऐड करते हो, पर्टिकुलर न्यू मशीनरी अपने इंट्रोड्यूस की, ओके. सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मुझे आप फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली ज्यादा प्रॉफिट हुआ मेरे कॉस्ट कैपिटल से, सेकंड ईयर में यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में फिर से आप मुझे ज्यादा हुआ, फोर्थ ईयर में भी ज्यादा हो गया, एंड फिफ्थ ईयर में फिर से यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ. सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जरूरी नहीं है कि हमें लास्ट ईयर ही देखना है, बट प्रॉफिट जो आपका ग्रोथ होता है, जो आपके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई थी, दैट शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर प्रॉफिट. प्रॉफिट में हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मींस हर साल कम प्रॉफिट करनी चाहिए, उसके अंदर भी यहाँ पर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10% ग्रोथ हुआ, सेकेंड ईयर में 20, 40, 60, 80, 120%. सो ऐसे यहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉफिट में. अगर ग्रोथ में यहाँ पर डिक्लाइन आता है, यहाँ पर डिविएशन आता है, मीन्स यहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है पर्टिकुलर ईयर में, थर्ड ईयर में यहाँ पर ग्रोथ डाउन है, फोर्थ ईयर में फिर से ऊपर है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर गुड सिग्नल. यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट है. एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए पर्टिकुलर बिजनेस में, तो ही हम यहाँ पर बोल पाएंगे कि कंपनी यहाँ पर ज्यादा ग्रो कर पाएगी, वरना यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं हो कंपनी में. सो ये था पर्टिकुलर ग्रोथ के बारे में. सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका है. सो अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इन बिटवीन द सेशन, सो प्लीज अपना डाउट यहाँ पर मेंशन करें चैट बॉक्स में. जो भी आप क्वेश्चन है डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो अपने चैट बॉक्स में. सो चलिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है. सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे फिनेंशियल रेशियोज के बारे में. सो हम फिनेंशियल रेशियोज कौन से देखने वाले, फर्स्ट इज ग्रोथ रेशियोज, सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड एबिटडा मार्जिन. सो हम रेशियोज के बारे में देखेंगे वन बाय वन डिटेल में. सो फर्स्ट इज सीएजीआर. सो सीएजीआर का क्या मतलब है? सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. सो सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं एबीसी लिमिटेड कंपनी, या फिर जस्ट ए मोमेंट, ओके, सो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी है. सो एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी, अगर मैं इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूं, सेल्स ग्रोथ, सो अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 2015 में यहाँ पर ग्रोथ रेट थी. सो सेल्स यहाँ पर ग्रो हुआ था 5% से. 2016 में सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने मिली थी 10% की. 2017 में सेल्स यहाँ पर ग्रो हुआ था बाय 25%. 2018 में ग्रोथ में यहाँ पर डिक्लाइन आया था, 10% से यहाँ पर ग्रो हुआ. 2019 में नेगेटिव ग्रोथ देखने मिली 2% से. सो अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर सेल्स कौन से परसेंट से यहाँ पर ग्रो हो रही है फ्रॉम 2015 से लेकर 2019 तक, कौन से रेट पे यहाँ पर ग्रो हो रहा है सेल्स? क्या ग्रोथ रेट क्या है सेल्स की ओवर द ईयर, ओवर द 5 years यहाँ पर क्या ग्रोथ है? प्लीज मेंशन करें अपना आंसर चैट बॉक्स में कि 5 सालों में सेल्स यहाँ पर कितना ग्रो हुआ. क्या आप मुझे परसेंटेज यहाँ पर बता सकते हो? प्लीज मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स.
ओके, सो हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया फाइनल ईयर, विजय जी ने यहाँ पर मेंशन किया 50%, ओके, नवित जी ने यहाँ पर मेंशन किया है 9.6%, ओके, एवरेज 10 अराउंड, ओके। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट ने सभी पर्टिकुलर एवरेजेस को, सभी पर्टिकुलर ग्रोथ रेट्स को एवरेज करने का ट्राई किया, बट इट्स नॉट एन करेक्ट अप्रोच। यहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यस एवरेजिंग हमें पता चल जाएगा कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या थी, बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एवरेजिंग में कंसिडर नहीं होता। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एवरेजिंग में कंसीडर नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं CAGR। इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसके अंडर यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। So the compound annual growth rate or the CAGR is the mean annual growth rate of an investment over a specified period of time longer than 1 year. सो CAGR अगर हम देखेंगे मार्केट में, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स को पर्टिकुलर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। जस्ट लाइक कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने फंड्स को एडवर्टाइज करने के लिए हमेशा CAGR रेट यहाँ पर बताएंगे 5 इयर्स की, 10 इयर्स की, कभी भी एनुअल रेट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि 5 इयर्स एंड 10 इयर्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो दिस हेल्प्स देम टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सो CAGR यहाँ पर यूज किया जाता है बाय पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनीज, अनलाइक द एब्सोल्यूट रिटर्न। सो यहाँ पर आप देख सकते हो unlike the absolute return, CAGR takes the time value of money into the consideration. So CAGR takes the time value of money into the consideration. As a result, it can reflect the return of an investment generated over a year. So इसीलिए CAGR को हम यूज करते हैं other than the averaging. So क्या फॉर्मूला है, हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर CAGR के हेल्प से हम देखेंगे। सो प्रदीप जी ने यहाँ पर 9.6, राहुल जी ने यहाँ पर 9.6 यहाँ पर मेंशन किया, ओके। सो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला के कौन सा फॉर्मूला है, हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं CAGR। सो CAGR का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1 बाय टाइम इन ईयर माइनस 1। सो फाइनल वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1 बाय टाइम इन ईयर माइनस 1। सो चलिए मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाऊंगा एंड मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है CAGR। ओके, सो आई होप दैट सभी को मेरी यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है। सो हम देखेंगे CAGR के बारे में। सो फर्स्ट इज so let's take a year sales, growth and growth percentage. so हम देखेंगे ग्रोथ परसेंटेज। ओके, सो ईयर की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2014, 2015, 2017, 2019 and 2020 over here. So ये है पर्टिकुलर ईयर। सो मैंने यहाँ पर ईयर ले लिए, अब मैं यहाँ पर लूंगा सेल्स के फिगर्स। सो 2014 में 100 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हुआ था, 125, 172, 201, 241, 235 का यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर डिक्लाइन हम ले लेते हैं। सो 247। सो ये था पर्टिकुलर सेल्स के फिगर। सो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के मुकाबले यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ, सो कैसे देखेंगे, इट्स सिंपल। करंट ईयर को मैं माइनस करूंगा प्रीवियस ईयर के साथ, सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा पर्टिकुलर ग्रोथ रेट। सो यहाँ पर 25 का यहाँ पर ग्रोथ था, सो 25 करोड़ से यहाँ पर ग्रो हुआ था सेल्स in the year 2015 as compared to year 2014. So अब 25 जो अब ग्रो हुआ, ये कितना परसेंटेज बन जाता है प्रीवियस ईयर का, सो मुझे यहाँ पर मिलेगा ग्रोथ परसेंटेज। सो चेंज
को यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर के साथ, सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एक 0.25, सो इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा परसेंटेज में। सो यहाँ पर मुझे मिल गया एनुअल ग्रोथ, मींस एक साल का ग्रोथ कितना हुआ वो मुझे यहाँ पर पता चला। सो सेम यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा बाकी सभी ईयर्स के लिए, सेम यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रोथ परसेंटेज फॉर द रिमेनिंग ईयर। सो ये है पर्टिकुलर योर ग्रोथ रेट। सो हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो चलिए अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सीएजीआर। सो सीएजीआर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। सो वी रिक्वायर द फाइनल वैल्यू। सो आप सभी यहाँ पर मेंशन करें, मेरे लिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर किसे लेंगे, बिगिनिंग वैल्यू हमें चाहिए, एंड टी फॉर टाइम, दैट इज टाइम इन ईयर्स। ओके, सो सभी यहाँ पर मेंशन करें कि yes, Ankit ji, so 247 is the correct answer, final value, but beginning value, so हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं 2015 से 2020 तक। so 2015 से 2020 तक यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। so हमारे लिए यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू हो जाएगा 125। so बिगनिंग वैल्यू विल बी योर 125 एंड यहाँ पर फाइनल वैल्यू की बात करूँ, so फाइनल वैल्यू एब्सोल्युटली करेक्ट अंकित जी, दैट इज और 247। so 247 आपका यहाँ पर फाइनल वैल्यू हो जाएगा एंड 125 आपका यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू हो जाएगा। सो टाइम इन द ईयर कितने सालों के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं सीएजीआर, इट्स फॉर 6 इयर्स। सो हम 6 साल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर सीएजीआर वैल्यू। सो 6 टाइम इन द ईयर, सो कितने साल, 6 इयर्स। सो सीएजीआर, सीएजीआर हम कैलकुलेट करेंगे। चलो वैल्यूज को हम यहाँ पर इनपुट करेंगे फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला क्या था, फाइनल वैल्यू अपॉन बिगनिंग वैल्यू। So final value divided by beginning value raised to upper arrow raised to 1 divided by t, that is time in the year 6 years, and minus 1। so ये है फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर सभी फिगर्स इनपुट कर दिए हैं एंड एंटर प्रेस करूंगा। सो इट्स 0.12, सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में एंड इट कम्स अराउंड 12%। सो यहाँ पर 12% आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली सीएजीआर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका 12% इज योर सीएजीआर। सो इस तरह हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर सीएजीआर। यस, सो रंजना जी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो वसंत जी हमने यहाँ पर 100 क्यों नहीं लिया बिगनिंग वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था पर्टिकुलर सीएजीआर फ्रॉम 2015 टू 2020। हम यहाँ पर 2015 से लेके 2020 का हम यहाँ पर सीएजीआर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 नहीं लिया जो कि वैल्यू था 2014 का। सो रंजना जी आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फाइनल वैल्यू अपॉन बिगनिंग वैल्यू रेज टू 1 by t, दैट इज द टाइम इन इयर्स माइनस 1। सो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंड, सभी को यहाँ पर क्लियरली समझ में आ चुका होगा दैट व्हाट इज अ सीएजीआर। So you can take a screenshot of this for a reference.
चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रेशियो के साथ। सो ये हमने यहाँ पर देख लिया CAGR के बारे में, अब हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सो द ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम, जस्ट लाइक रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न मतलब प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात करें कि कंपनी ने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया। रिटर्न मतलब प्रॉफिट ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मीन्स जो शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, सो वो पैसों को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो हमें पता चलता है फ्रॉम रिटर्न। शेयर होल्डर्स के पैसे यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर यूज किए वो हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली क्लियरली हमें यहाँ पर पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है, सभी यहाँ पर मेरी आवाज को क्लियरली सुन पा रहे हैं। सो इफ इट्स क्लियर प्लीज मेंशन करें यस इनटू द चैट बॉक्स। सो आई होप दैट it's crystal clear to all the participants. ओके सो नवी जी आप अपने एंड से एक बार चेक करें, देयर माइट बी सम नेटवर्क इश्यूज, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स क्लियरली यहाँ पर सुन पा रहे मेरी वॉइस। सो वसंत जी CAGR से हमें यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी का पर्टिकुलर सेल्स या फिर प्रॉफिट कौन से रेट पे आपका ग्रो हो रहा है एक पूरे पर्टिकुलर ओवर द 5 इयर्स। ओवर द 5 इयर्स यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या रही, कंपनी यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया 5 सालों में, वो हमें पता चलता है CAGR के हेल्प से। ओके सो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी मींस कंपनी ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स के फंड को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा के दिया, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो उसे यहाँ पर कहा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो नवीन जी यहाँ पर मैं कंफर्म कर चुका हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट से भी सभी को यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियर है। सो प्लीज आप एक बार फिर से एक बार रीजॉइन कीजिए सो दैट देयर माइट बी सम एरर्स, नेटवर्क इश्यूज कुछ हो सकते हैं आपके एंड पे। ओके सो चलिए, so the return on equity is very important ratio as it helps the investor assess the return the shareholders earn for every unit of capital invested. so company यहाँ पर return means profit की हम बात कर रहे हैं, so profit यहाँ पर कितना पर्टिकुलर कंपनी ने अर्न करके दिया अपने इन्वेस्टर को, वो हमें यहाँ पर पता चलता है ROE के पर्टिकुलर हेल्प से। सो ROE shows the efficiency of the company in terms of generating profit to its shareholders. so हमें यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है प्रॉफिट जनरेट करने में, शेयर होल्डर्स के फंड को यूज करके कितना पर प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है कंपनी द्वारा, वो हमें यहाँ पर पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हाई होगा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इट इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। एंड अगर कंपनी शेयर होल्डर्स फंड यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सो मैं बोल सकता हूँ लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। सो ये था ROE के बारे में। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ROE? इट इज नेट प्रॉफिट। सो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। सो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। एंड वन मोर थिंग, एक और बात, जब भी आप पर्टिकुलरली ग्रोथ रेशियोज या फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हम बात करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, सो हमेशा परसेंटेज में ही होगा, सो हमेशा हम परसेंटेज में ही देखेंगे। सो यहाँ पर ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो हमेशा हमें यहाँ पर 100 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सेल शीट पे लेके चलूंगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियोज।
ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक केक बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर मुझे यहाँ पर एक केक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पर इनिशियली मैंने यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट किए जो मेरे खुद के थे। जब भी आप खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हो इट इज कंसिडर्ड एज इक्विटी, मींस मैंने यहाँ पर उधार नहीं लिया। उधार लेता तो डेट कंसिडर होता या फिर लोन में कंसिडर होता, बट मैंने यहाँ पर खुद के पैसे इन्वेस्ट किए यहाँ पर इक्विटी में कंसिडर होगा। पूरे 10,000 मेरे खुद के थे, मेरा पर पूरा 100% शेयर होल्डर्स फंड हो गया। 100% मेरा शेयर होल्डर्स फंड है। नवीन जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सभी पार्टिसिपेंट को क्लियरली यहाँ पर ऑडिबल है मेरी वॉइस। नवीन जी आपके एंड पे कुछ इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। जब भी यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर स्लो होता है तो यू फेस ऑडियो इश्यूज, देयर माइट बी सम इंटरनेट इश्यूज एट योर एंड, प्लीज चेक दैट आउट। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैं यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट का जो 100% शेयर होल्डर फंड हो गया। अब मैं यहाँ पर देखूंगा फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर मेरा नेट प्रॉफिट था। मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया 2,500 का। अगर मैं 2,500 का प्रॉफिट अर्न करता हूँ मैंने यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया, मेरे यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, सिंपल है, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट प्रॉफिट upon shareholders fund into 100, multiply by 100। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करेंगे। नेट प्रॉफिट 2,500 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। 10,000 शेयर होल्डर्स फंड था, इट कम्स अराउंड 25%। 25% आपका यहाँ पर आंसर है, मींस मेरे बिजनेस ने शेयर होल्डर्स फंड को यूज करके 25% यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। मार्केट में कंपनीज यहाँ पर रेशियोज को मैनिपुलेट कर सकती है कैसे। अगर न्यूमरेटर अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है, अगर न्यूमरेटर यहाँ पर बढ़ता है मींस नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता है रेशियो भी मेरा बढ़ेगा, यहाँ पर रेशियो भी इंक्रीज होगा, बट नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर डिनोमिनेटर कम होता है, अगर मेरा शेयर होल्डर्स फंड अगर कम हो जाता है तो भी यहाँ पर रेशियो बढ़ेगा, बट दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। इसीलिए हमें यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जांपल चलिए हम एग्जांपल लूंगा एंड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप पर अफेक्ट कर सकता है शेयर होल्डर्स फंड टू दिस पर्टिकुलर रेशियो। अज्यूम करते हैं कि मैंने 10,000 के बजाय मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ओनली 7,000। मैंने यहाँ पर 7,000 का खाली इन्वेस्टमेंट किया एंड बाकी के 3,000 मैंने यहाँ पर लोन लिया। बाकी के 3,000 का मैंने यहाँ पर लोन लिया। मैं बोल सकता हूँ 70% मेरा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डिंग है, मींस यहाँ पर मेरा शेयर होल्डर्स फंड मेरा 70% है एंड 30% मैंने यहाँ पर लोन लिया है। अगर अब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है, खाली यहाँ पर मैंने चेंजेस किया है इक्विटी फंड में, शेयर होल्डर्स फंड में। प्रॉफिट मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया। हम देखेंगे खाली शेयर होल्डर्स फंड के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा रेशियो में। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड जो यहाँ पर मैं लूंगा 7,000। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट मेरा सेम था, प्रॉफिट में यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ, खाली एक यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में चेंजेस के कारण रेशियोज में हम यहाँ पर देख सकते हैं उछाल हमें देखने मिला, दैट इज 36%, डायरेक्टली 25% से 36% चला गया। इसीलिए जब भी आप एनालाइज करो किसी भी कंपनी को, जब भी आप कंपेयर करते हो किसी भी दो कंपनीज को, हमेशा चेक करें कि दोनों का शेयर होल्डर्स फंड कितना है। यहाँ पर दोनों में से, दोनों कंपनीज में से किसी ने यहाँ पर लोन तो नहीं लिया। फर्स्ट सभी यहाँ पर क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही आपको आरओई के बेसिस पर आपको कंपेयर करना चाहिए। दिस इज अबाउट द आरओई। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो दैट इज ROA, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द ROE। आई होप दैट सभी को अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी ROE को लेकर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके, सो देयर आर नो फर्दर डाउट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे ROA के बारे में।
So just like similar to the ROE. So जैसे कि हमने ROE that is return means profit हमने यहाँ पर देखा था शेयर होल्डर्स फंड पे. So अब हम यहाँ पर देखेंगे सो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो. ROE का फॉर्मूला आप सभी के पर्टिकुलर स्क्रीन पे है, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं ROA के साथ. सो ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स मींस कंपनी ने यहाँ पर कितना प्रॉफिट किया अपने एसेट्स के ऊपर. सो एसेट्स को यूज करके, एसेट्स मतलब जो कंपनी ओन करती है, जस्ट लाइक कार, मशीनरी, बिल्डिंग, पर्टिकुलर ट्रक्स, सभी यहाँ पर एसेट्स में यहाँ पर कंसिडर होते हैं. सो कंपनी ने अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाया वो हमें यहाँ पर पता चलता है रिटर्न ऑन एसेट्स है. सो अगर कंपनी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सो पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए. अगर यहाँ पर ROA जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा किसी भी कंपनी के लिए. सो यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी पता चलती है कंपनी की कि कंपनी कितनी यहाँ पर एफिशिएंट है अपने एसेट्स को यहाँ पर यूज करने में एंड प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने में. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स. Return on assets ROA is an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. ROA gives a manager, investor or analyst an idea as how efficient a company's management is at using its assets to generate earning. So हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर कितना एफिशिएंट है, कैसे यहाँ पर ज्यादा एसेट्स को यूटिलाइज करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन एसेट्स के हेल्प से. सो अगर मैं यहाँ पर आगे हम देखें, सो रिटर्न ऑन एसेट्स फिगर gives investor an idea of how effective the company is in converting the money it invests in it into the net income. सो यहाँ पर कितनी एफिशिएंट है कंपनी अपने जो भी एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्हें यहाँ पर फिर से रिकवर करने में. हायर द ROA नंबर द बेटर. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 लाख की एक मशीनरी खरीदी, 1 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी. सो मैं मशीनरी को यूज करके मैं यहाँ पर एक साल में 10,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ. सो मुझे कितने साल लगेंगे पर्टिकुलर मशीनरी के जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उसे रिकवर करने में? सो मुझे यहाँ पर 10 साल लग जाएंगे. सो जितनी जल्दी यहाँ पर कंपनी रिकवर कर पाएगी जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, दैट विल बी द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी. सो ये था ROA के बारे में. सो फॉर्मूला हम देखेंगे ROA रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या पर फॉर्मूला हो सकता है. सो हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई. आई विल गिव यू एन एग्जांपल over here. So return on assets simple है. Return means profit upon total assets. So net income upon total assets. So ये है फॉर्मूला. So चलिए अब मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलूंगा एंड हम देखेंगे एग्जांपल के साथ. हम देखेंगे कि ROA कैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्जांपल जहां पर दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पिज्जा बिजनेस. सो पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो हम देखेंगे एसेट्स में दोनों ने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया. सो राम ने 10,000 के एसेट्स खरीदे. सो राम का एक व्यू था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, जो काम की चीजें है वही पर मैं खरीदूंगा, ज्यादा यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. सो राम ने ओनली यहाँ पर 10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किए एंड श्याम ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए. सो श्याम का व्यू था कि मुझे यहाँ पर एक बेटर एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, सो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा पर्टिकुलरली फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा एंड मुझे यहाँ पर 1 लाख के एसेट्स में खरीदूंगा. सो श्याम ने यहाँ पर 1 लाख के एसेट्स खरीदे. सो अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट. सो मैं नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ, सो नेट प्रॉफिट राम ने यहाँ पर अर्न किया ओनली 1,500 रुपीज, बट श्याम ने यहाँ पर अर्न किया 8,000 रुपीज. सो 8,000 का यहाँ पर प्रॉफिट किया श्याम ने एंड राम ने यहाँ पर 1,500 का खाली प्रॉफिट किया. सो क्या आप मुझे मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में कि किसने यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट रिटर्न यहाँ पर अर्न करके दिया उनके एसेट्स के ऊपर? सो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने यहाँ पर अर्न करके दिया
उसके एसेट्स के ऊपर कौन यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट था इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स यूटिलाइजेशन। सो प्लीज अपना आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में। यस, सो हिना जी ने यहाँ पर राम मेंशन किया है और सुरंजना जी ने यहाँ पर मेंशन किया राम। ओके, ओके, सो पंकज जी ने यहाँ पर श्याम मेंशन किया है। ओके, राहुल जी श्याम, वसंत जी ने यहाँ पर राम मेंशन किया है। ओके, अंकित जी राम, मिनल जी राम। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेट करके। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर आरओए के बेसिस पे दोनों ने यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस किया है। सो आरओए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरओए? इट्स सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स यहाँ पर दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एसेट्स हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस परसेंटेज में होंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो चलिए फॉर्मूला में हम यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करते हैं। सो नेट प्रॉफिट 1500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज 10,000। सो यहाँ पर 15% का प्रॉफिट जनरेट किया है राम ने ऑन इट्स पर्टिकुलर एसेट्स। सो 15% का यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न किया है ऑन इट्स एसेट्स राम ने। एंड अगर शाम की बात करें तो शाम ने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स पर शाम ने 8% का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो ये था दोनों की परफॉर्मेंस। तो हम अगर देखेंगे राम हैज परफॉर्म वेल एज कंपेयर टू द श्याम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यूटिलाइजेशन। सो ये था रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखेंगे नेक्स्ट रेशियो दैट इज एबिटा। एबिटा फुल फॉर्म जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो हम एबिटा के बारे में हम पहले हम यहाँ पर सीख चुके हैं पर्टिकुलर सेशन नंबर 13 में। मंडे के सेशन में यहाँ पर पहले हम देख चुके हैं कि एबिटा क्या होता है। सो एबिटा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं लोन के ऊपर, टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो हम यहाँ पर सीख चुके हैं पर्टिकुलर मंडे के सेशन में। सो अगर आपने यहाँ पर अटेंड नहीं किया था मंडे का सेशन, सो आप रिकॉर्डिंग रेफर करें एंड यहाँ पर देखिए कि एबिटा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है। सो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सो हम देखेंगे एबिटा को कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो एबिटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो सेल्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सेल्स एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो हम यहाँ पर अर्न करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम आवर कोर बिजनेस। सो टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का कोर बिजनेस क्या है? कार को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल्स करना। सो जो सेल्स करके कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, जो यहाँ पर पैसे कमाए, वो यहाँ पर सेल्स कंसिडर किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसे यहाँ पर बेचकर जो प्रॉफिट कमाया वो हम कंसिडर करेंगे? नो, हम वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं आया, वो प्रॉपर्टी को सेल्स करके यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। सो इसलिए हम कौन सा प्रॉफिट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कौन सा रेवेन्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे? सेल्स का रेवेन्यू। मींस कार को सेल्स करके जो भी पैसे यहाँ पर कमाएंगे वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू और द सेल्स हो गई। सो माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो कार को मैन्युफैक्चर करने में कुछ खर्चा भी लगा होगा। सो एक्सपेंसेस that is related only to the car expenses, manufacturing expenses वही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। so operating cost क्या होगा? just like labor charges, particularly raw material जो हमने यहाँ पर परचेस किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फैक्ट्री का रेंट, सो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड सारे कॉस्ट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर शो करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना एफिशिएंट है वो हमें यहाँ पर शो करता है। सो इसीलिए एबिटा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। अगर एबिटा आपका इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, इट इज ए पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी।
क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोर बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहा है अपने कोर बिजनेस को फिक्स करने में, यहाँ पर कोर बिजनेस को और यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनाने में। कैसे बनाएंगे प्रॉफिटेबल? या तो कॉस्ट कम करेंगे या फिर सेल्स को बढ़ाएंगे। अगर कॉस्ट कम होता है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ अपन नई टेक्नोलॉजी यूज के जरिए खर्चा कम करने के लिए, सो मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेल्स बढ़ता है तो भी यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो कंपनी यहाँ पर कैसे यहाँ पर एबिटा इंक्रीज कर रही है वो भी हमें देखना है, एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर देखना है कि प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज एबिटा? आप यहाँ पर थियरी पार्ट आप रेफर कर सकते हो। Efficiency of the management. It tells us how efficient the company's operating model is. EBITDA margin tells us how profitable the company is at operating levels. So मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल मेंशन किया था, दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो देख सकते हो यहाँ पर हम EBITDA में मिल जाएगा। EBITDA मार्जिन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, दैट इज परसेंटेज बेसिकली। सो 14%, 14.4%, 15, 16। सो हमेशा EBITDA मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। अगर डिक्लाइन हो रहा है सो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। सो ये है EBITDA के बारे में। आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी EBITDA को लेकर। सो सभी यहाँ पर मुझे अपना हैंड रेस करके कंफर्मेशन दीजिए कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि नहीं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर कुछ भी डाउट है प्लीज मेंशन करें अपना डाउट या फिर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। एंड अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज हैंड रेस करके मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए कि यस आपको यहाँ पर समझ चुका है, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो अंकित जी, एबिटा मार्जिन का फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमें स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली सेल्स का ग्रोथ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वैसे ही आपको एबिटा मार्जिन का आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रोथ। सो इट इज नथिंग बट एबिटा ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट है जस्ट लाइक 257 को मैं डिवाइड करूंगा 1760। सो 257 के बेस पे यहाँ पर कितना यहाँ पर ग्रोथ हुआ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बेस पे कितना यहाँ पर ग्रोथ हुआ वो हमें यहाँ पर देखना है। सो वो आपका हो जाएगा एबिटा मार्जिन। सो 257 1761 का कितना परसेंटेज है वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको फिर भी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे। सो 257 का यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा 1761 से जो आपका जो होगा आपका पर्टिकुलर सेल्स फिगर को हम यहाँ पर डिवाइड करें पर्टिकुलर जो भी एबिटा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे सेल्स से। सो हमें यहाँ पर पता चलेगा यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ आपके सेल्स का, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो आपका यहाँ पर होगा एबिटा मार्जिन। सो एबिटा मार्जिन हमें शो कर रहा है कि बिजनेस में यहाँ पर कितना मार्जिन है। जस्ट लाइक अगर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1000 रुपए का बेचता हूँ एंड मुझे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होता है 800 का, सो 200 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया। सो 200 यहाँ पर 1000 का कितना परसेंटेज होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एज एबिटा मार्जिन। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। सो ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखेंगे वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में। सो प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू सेल्स, तीनों रेशियोज के बारे में हम वन बाय वन हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो फर्स्ट इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बुक वैल्यू का क्या मतलब है। सो बुक वैल्यू मतलब वैल्यू जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स, सो पर्टिकुलर अमाउंट जो शेयर होल्डर्स को यहाँ पर मिलेगा एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएगा, जब बिजनेस यहाँ पर बंद हो जाएगा एंड जो पैसे यहाँ पर शेयर होल्डर्स को मिलेंगे उसे यहाँ पर बुक वैल्यू कहा जाता है। So book value is the amount the shareholders will be receiving at the time of liquidation of the business or the winding up of the business. So ये है particular book value का मतलब। So अब हम यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूएशन रेशियोज में हम क्या करते हैं। वैल्यूएशन रेशियोज में हम पर्टिकुलर प्राइस, जो प्राइस यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्राइस का क्या मतलब है। प्राइस मतलब कंपनी का शेयर कौन से प्राइस पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। सो प्राइस मतलब क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। एक शेयर, कंपनी का एक शेयर कौन से प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उस समय पर प्राइस कहेंगे। सो प्राइस टू बुक वैल्यू,
सो प्राइस टू बुक वैल्यू, सो प्राइस फॉर एग्जांपल आपका बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना बुक वैल्यू, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू आपका 10 रुपए है एंड आपका शेयर ट्रेड हो रहा है 100 रुपए पे। सो मैं यहाँ पर क्या कंपेयर करता है, मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा कंपनी का शेयर प्राइस एंड बुक वैल्यू को। सो मैं बोल सकता हूँ 10 रुपए की बुक वैल्यू के अगेंस्ट मार्केट 100 रुपए देने को रेडी है। मार्केट में यहाँ पर लोग 100 रुपए पे करने को रेडी है 10 रुपए की बुक वैल्यू के अगेंस्ट। सो मैं बोल सकता हूँ मार्केट पर्टिकुलर 10 टाइम्स कंपनी को यहाँ पर 10 टाइम्स वैल्यू कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के अगेंस्ट। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज 10 रुपीज। सो मार्केट 100 रुपीज पे करने को रेडी है उसके 10 रुपए के बुक वैल्यू के अगेंस्ट। सो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर प्राइस को कंपेयर करते हैं उसके बुक वैल्यू के साथ, उसके पर्टिकुलर अर्निंग के साथ। सो मैं यहाँ पर देख सकते हैं द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और द पीबीवी रेशियो compares the market price and the book value of the company. So the most companies have the price to book value greater than 1. This means that the market value is higher than the book price of particular book value. So अधिकतर हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका पर्टिकुलर बुक वैल्यू पर्टिकुलर पीबीवी रेशियो हमेशा आपका 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि देखा गया है कि बुक वैल्यू हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस पर शेयर। सो प्राइस आपका मार्केट में हमेशा ज्यादा होगा एंड बुक वैल्यू हमेशा आपका कम ही होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द प्राइस टू बुक वैल्यू इज द मोस्ट रेलेवेंट फॉर द फर्म दैट आर क्लोज टू द लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्रप्सी। सो जो फर्म यहाँ पर लिक्विडेट होने वाले हैं या फिर बैंक्रप्सी के पर्टिकुलर कगार पे है, वही पर्टिकुलर फर्म के लिए यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा हेल्पफुल है। इफ ए फर्म इज लिक्विडेटेड, पर्टिकुलर लिक्विडेटेड शेयर होल्डर्स रिसीव द बुक वैल्यू, बट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरा बुक वैल्यू ही मिलेगा जब पर्टिकुलर कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है। सो हो सकता है कि कंपनी का पर ज्यादा लॉस हो गया है और यहाँ पर पैसे बचे ही ना शेयर होल्डर्स को देने के लिए। सो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर कुछ भी ना मिले, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको बुक वैल्यू मिलेगा ही। सो ये है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। सो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या है पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। सो प्राइस मींस मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। सो सिंपल है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। सो चलिए एक्सेल शीट में हम यहाँ पर चलेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो बुक वैल्यू को कैलकुलेट हम यहाँ पर कैसे करेंगे, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स मतलब जो एसेट्स को हम देख सकते हैं, जो एसेट्स को हम टच कर सकते हैं उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो कंपनी का उधार है। सो बैलेंस शीट हम यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। सो कंपनी के पास 20 करोड़ के एसेट्स हैं एंड कंपनी के पास 5 करोड़ की लायबिलिटीज है। सो अगर मैं 5 करोड़ माइनस कर देता हूँ उसके एसेट्स के साथ, सो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे 15 करोड़ जो होगा आपका बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू को नेट वर्थ भी कहा जाता है, बुक वैल्यू को शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है। सो बुक वैल्यू इज द वन एंड द सेम, नेट वर्थ एंड द शेयर होल्डर्स फंड बोथ आर द सेम। सो अब हमारे पास बुक वैल्यू है दैट इज 15 करोड़। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट, सो हमें यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर। सो हमारे पास बुक वैल्यू है बट हमें पर शेयर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो कभी भी आपको पर शेयर वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ। सो हमेशा आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। सो यहाँ पर बुक वैल्यू हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम अज्यूम करते हैं कि हमारी कंपनी के 10 लाख शेयर्स है। सो मैं यहाँ पर 10 लाख शेयर्स यहाँ पर डिवाइड करूंगा, 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख। सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख। सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा पर्टिकुलर 150। सो मेरे बुक वैल्यू पर शेयर की क्या वैल्यू है, सो मेरे बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर क्या है 150 रुपीज एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, चलिए हम अज्यूम करते हैं 450 पे ट्रेड हो रहा है पर्टिकुलर शेयर्स मार्केट में। सो हमारे पास यहाँ पर दोनों है, बुक वैल्यू पर शेयर भी है एंड मार्केट प्राइस पर शेयर भी है। सो चलिए
फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, कैसे मैं यहाँ पर रीड करना, चलिए मैं आपको बताऊंगा। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मार्केट यहाँ पर 3 गुना ज्यादा पे करने को रेडी है इसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, जो है 150। सो 150 के बुक वैल्यू के अगेंस्ट मार्केट 450 पे करने को रेडी है, दैट इज 3 टाइम्स हायर देन इट्स बुक वैल्यू। सो इसी तरह हमें यहाँ पर रीड करना है, इसी तरह हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर एनी ऑफ द कंपनी। सो ये था प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। सो प्राइस टू बुक वैल्यू पर ज्यादा इतना यूज नहीं किया जाता है इन्वेस्टर द्वारा, बट हम यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर यूज किया जाता है कौन सा पर्टिकुलर रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है, पीई रेशियो आपने यहाँ पर सुना भी होगा एंड आपने यहाँ पर बहुत जगह पे देखा भी होगा कि पीई रेशियो यहाँ पर हमेशा डिस्कस किया जाता है जब भी फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाती है। सो पी रेशियो मींस प्राइस मींस मार्केट प्राइस पर शेयर टू अर्निंग मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए के अगेंस्ट अगर मार्केट में उसका भाव चल रहा है 200 रुपए, सो 10 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर 200 रुपए पे करने को रेडी है। सो वो मैं यहाँ पर बताता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन a company stock price and earning per share. So company का stock price and earning per share का relation मुझे show करता है. It is a popular ratio that gives investor a better sense of value of the company. So the P ratio shows the expectations of the market and is the price you must pay per unit of current earning or the future earning as the case may be. So formula क्या है price to earning का? So price to earning का formula है market price per share upon earning. So earning मतलब earning per share. So चलिए पर्टिकुलर एक्सेल में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर पी रेशियो। सो पी रेशियो लेट्स अज्यूम करते हैं कि मेरे पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 200 रुपए में मार्केट में एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कभी भी आपको अर्निंग पर शेयर अगर कैलकुलेट करना है सो हमेशा पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट। सो अगर मुझे यहाँ पर किसी भी चीज का पर शेयर वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हमेशा हम किससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। सो अर्निंग मतलब प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मेरा कितना 100 रुपीज 100 करोड़ का यहाँ पर मेरा टोटल प्रॉफिट है। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैं यहाँ पर लूंगा दैट इज 10 lakhs। सो 10 lakhs मेरा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। सिंपल है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर एज ए 10 रुपीज। सो मुझे यहाँ पर अर्निंग पर शेयर कितना आया 10 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। सो मेरे पास ईपीएस मिल गया अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। सो अब हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे एंड हम यहाँ पर देखेंगे क्या निकल के आता है पी रेशियो। सो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर मिल जाता है 20 टाइम्स। पी रेशियो का क्या होगा 20 टाइम्स मींस यहाँ पर मार्केट यहाँ पर मेरे 10 रुपए की अर्निंग के पीछे 10 रुपए की अर्निंग के पीछे 200 रुपए पे करने को रेडी है। सो दैट मींस मार्केट यहाँ पर 20 टाइम्स ज्यादा पे करने को रेडी है मेरे अर्निंग के पीछे। सो आपने यहाँ पर देखा होगा पी रेशियो के बेस पे कंपनी को ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर हम यहाँ पर इजीली एनालाइज कर सकते हैं। बट बहुत सारे जो अप्रोचेस यहाँ पर रॉन्ग यूज किए जाते हैं बट हमें यहाँ पर कैसे एनालाइज करना चाहिए। सो मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर देखते हैं अगर पी रेशियो की वैल्यू 10 के ऊपर है तो ओवर वैल्यूड है 10 के नीचे तो अंडर वैल्यूड है। नो इट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सो यहाँ पर करेक्ट अप्रोच नहीं है। सो कैसे हमें यहाँ पर देखना है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सो यस अंकित जी वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ओके सो हायर पी रेशियो। सो पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है इंडस्ट्री पी के साथ इसे कंपेयर करें। आपका जो पी रेशियो इसे यहाँ पर इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करें। कहां पर आपको चेक करना है इंडस्ट्री पी वो भी मैं आपका पर बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। पीयर कंपनीज के साथ अपनी कंपनीज का पर्टिकुलर पी रेशियो कंपेयर करें कि अब हमारी कंपनी का पी रेशियो हाईएस्ट है या फिर लोएस्ट है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
पी रेशियो आपका कब बढ़ेगा? पी रेशियो में हमें आपका कब ग्रोथ देखने मिलेगी? जब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपका बढ़ता है। फॉर एग्जांपल 400 चला गया, आप पी रेशियो को देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, सो ये बढ़ गया पर्टिकुलर 20 से सीधा पर 40 हो गया। सो पर 20 से सीधा पर 40 हो गया। सो इसी तरह यहाँ पर जब भी आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपका बढ़ता है, सो आपका पी रेशियो भी यहाँ पर बढ़ता है। सो पी रेशियो मुझे क्या शो करता है, क्या आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सो आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा पर्टिकुलर पी रेशियो। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर कैसे हम यहाँ पर डिटरमाइन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मार्केट में एक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट में हमारी कंपनी के रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज आती है, जस्ट लाइक कि कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। सो कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। सो मैं बोल सकता हूँ प्रीवियसली यहाँ पर इसकी रेट चल रही थी 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, बट जैसे ही न्यूज आती है इसकी प्राइस चली गई पर्टिकुलर, लेट्स अज्यूम इसकी प्राइस चली गई 300 रुपए पे। सो 10 रुपए के पर्टिकुलर 10 टाइम्स पी के बजाय यहाँ पर पर्टिकुलर चला गया 30 टाइम्स। सो यहाँ पर 30 पर्टिकुलर यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने मिली पी रेशियो में। सो क्या आप मेंशन कर सकते हो इसका रीजन क्या था, पी रेशियो में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी क्यों देखने मिली, इसका क्या रीजन था, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स सभी अपना आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में कि पी रेशियो में हमें यहाँ पर ग्रोथ क्यों देखने मिली, क्या रीजन था पर्टिकुलर। So I want each and every participant to mention their answer into the chat box. सभी यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके सो फिर से यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज है, पहले यहाँ पर ट्रेड हो रहा था 100 रुपए पे हमारा शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर था 100 रुपीज। सो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आती है कंपनी के रिलेटेड, जस्ट लाइक कंपनी के रिलेटेड एक न्यूज आती है कि कंपनी ने यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। सो उसके कारण पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पर चली जाती है 300 रुपए पे। सो 300 रुपए पे प्राइस जाती है। सो प्राइस अगर बढ़ रही है तो पी रेशियो भी बढ़ेगा। सो पी रेशियो आपका चला गया 10 से डायरेक्ट 30 पे। सो पी रेशियो में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने मिली। सो पी रेशियो के बढ़ने का क्या वजह थी, पी रेशियो यहाँ पर हमें क्यों ग्रोथ देखने मिली, आप प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। सो यहाँ पर पी रेशियो क्यों बढ़ा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट हिना जी। सो हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया पॉजिटिव न्यूज की वजह से। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो यस पॉजिटिव न्यूज थी, इसीलिए यहाँ पर पी रेशियो बढ़ गया। सो यस प्रॉफिट न्यूज, एब्सोल्युटली करेक्ट नविक जी। सो मैं बोल सकता हूँ अगर सो सो पी रेशियो में जो ग्रोथ हुआ वो आप पर्टिकुलर यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रहे हो, उसकी वजह आपको पता है कि यहाँ पर क्यों बढ़ा। सो जब भी आपको यहाँ पर पता है पर्टिकुलर रीजन पी रेशियो में ग्रोथ का या फिर डिक्लाइन का, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आपका पर्टिकुलर कंपनी, आपकी कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड नहीं है। सो अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रहे हो कि पर्टिकुलर पी रेशियो में क्यों ग्रोथ हुआ या फिर पी रेशियो में क्यों यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, तो आपकी कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफाइबल है, उसका रीजन हमें पता है। सो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक और मैं सिचुएशन रखना चाहूंगा एंड सभी पार्टिसिपेंट से मुझे यहाँ पर रिप्लाई चाहिए, सभी यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करिए चैट बॉक्स में। सो एक यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। सो अगर
यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड कंपनी का पी रेशियो हाई है, पी रेशियो इज हाई, सो इज इट अ ओवर वैल्यूड। सो क्या कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है? प्लीज यहाँ पर मेंशन करें अपना आंसर। अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड उसका पी रेशियो भी हाई है, सो क्या यहाँ पर कंपनी ओवर वैल्यूड है? सो मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया था लास्ट सेंटेंस, प्लीज मुझे यहाँ पर फिर से याद करें एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर करें। सो अगर यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रहे हो, अगर आपको पता है उसका रीजन कि पी रेशियो क्यों हाई, अगर उसका आंसर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर कंपनी ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड नहीं हो सकती। सो क्या यहाँ पर पी रेशियो क्यों हाई है? क्या आपको यहाँ पर आंसर उसका मिल रहा है? सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में, एंड सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करें। सो हर्षदा जी, हिना जी, हिमांशु जी, किरण जी, सभी यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करें। राकेश जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया है नॉट ओवर वैल्यूड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ओवर वैल्यूड नहीं होगी बिकॉज कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग, यस रंजना जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारे पास रीजन है, यहाँ पर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि कंपनी यहाँ पर पी रेशियो क्यों हाई है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तो उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। सो फंडामेंटली स्ट्रांग है, सो 300 से यहाँ पर 500 भी जा सकता है। सो आप देख सकते हो पी रेशियो 30 से यहाँ पर हो जाएगा 50। सो अगर पी रेशियो 50 हो जाता है तो मैं बोल सकता पर क्या रीजन क्या है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, इसीलिए इसका रीजन है पर्टिकुलर पी रेशियो के ऊपर जाने का। सो यहाँ पर जस्टिफाइबल है, सो ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड नहीं है। सो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी न्यूज नहीं है एंड ऊपर से कंपनी फंडामेंटली वीक है, सो अगर हम दूसरा का अगर केस देखें, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है एंड कोई पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है मार्केट में, फिर भी कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर पी रेशियो बढ़ रहा है, so that can be the overvalued company। at that time कंपनी overvalued हो सकती है जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं या फिर कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग नहीं है। सो ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं ओवरवैल्यूड है। सो हमें प्रॉपर्ली हमें एनालिसिस करना है, हमें कंपनी को प्रॉपर्ली ट्रैक करना है, तभी हम यहाँ पर देख पाएंगे, पर्टिकुलर प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे पी रेशियो क्या है। एंड वन मोर थिंग, एक पर्टिकुलर रेशियो के बेस पे कभी भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते। एक पी रेशियो कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर कोई दूसरा पॉइंट आपको अगर बता रहा है कि नेगेटिव है पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, सो हमें यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होना है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। सो एक रेशियो के बेस पे कभी भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो ये था पी रेशियो के बारे में। सो अब हम देखेंगे पी रेशियो हमने यहाँ पर देख लिया। सो एक और यहाँ पर रेशियो दैट इज प्राइस टू सेल्स रेशियो। सो प्राइस टू सेल्स रेशियो सिमिलर है, प्राइस मींस मार्केट प्राइस पर शेयर एंड सेल्स मींस, और यस वसंत जी वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्राइस टू सेल्स रेशियो दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन सेल्स पर शेयर, मींस एक शेयर के पीछे कितना पर सेल्स किया वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ प्राइस टू सेल्स रेशियो। सो करंट मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पर 100 है। सेल्स पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो 100 करोड़ का यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है एंड 10 करोड़ पर्टिकुलर 10 लाख यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से मुझे यहाँ पर निकल के आता है पर्टिकुलर 10 रुपीज पर शेयर। सो सेल्स पर शेयर आपका 10 है। सो सेम यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, करंट मार्केट प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। सो आपका यहाँ पर मिल जाएगा 10 टाइम्स, दैट मींस 10 रुपए के सेल्स के अगेंस्ट मार्केट 100 रुपए पे करने को रेडी है। सो हम यहाँ पर प्राइस टू सेल्स रेशियो में यहाँ पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास ये रेशियो है बुक टू प्राइस, प्राइस टू बुक वैल्यू। हम क्यों यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। सो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सो जैसे कि यहाँ पर वसंत जी ने यहाँ पर मेंशन किया था कि नेगेटिव पी क्या होता है।
ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी यहाँ पर लॉस में है, प्रॉफिट में हमने देखा कि पॉजिटिव होगा, अगर कंपनी यहाँ पर लॉस में मीन्स 100 करोड़ का यहाँ पर लॉस कर दिया कंपनी, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर पी रेशियो नेगेटिव में चला गया, बट नेगेटिव पी करके कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी का पी रेशियो, वहां पर आपको 0 मेंशन होगा या फिर कुछ भी नहीं मेंशन किया जाएगा वहां पर, क्योंकि नेगेटिव पी करके कुछ भी नहीं होता। इस टाइम पे हम कंपनी को कैसे वैल्यू करेंगे, अगर लॉस मेकिंग कंपनी को अगर हमें वैल्यूएशन वाइज देखना है, कैसे हम देखेंगे, हम यहाँ पर यूज करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो में यहाँ पर देखेंगे, जहां पर मैं बोल सकता हूँ अगर कंपनी लॉस में है फिर भी उसका सेल्स का फिगर पॉजिटिव में होगा, सेल्स फिगर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, भले ही कंपनी लॉस में है। चलिए, ये था पर्टिकुलर प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसीलिए हम लॉस मेकिंग कंपनी के लिए हम प्राइस टू सेल्स रेशियो में यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। अगर आपको यहाँ पर सारी चीज समझ में आ चुकी है, प्लीज मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द वेबसाइट। अब हम यहाँ पर वेबसाइट के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है रेशियोज के रिलेटेड, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। एंड अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, प्लीज मुझे हैंड रेस करके यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द वेबसाइट। ओके, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर अ क्विक रिप्लाई। चलिए अब हम बढ़ेंगे वेबसाइट्स की तरफ। जस्ट मोमेंट। वेबसाइट का नाम है screener.in। screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर पर्टिकुलर वेबसाइट screener.in। चलिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी दैट इज यस बैंक के बारे में। यस बैंक अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा यस बैंक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी कैसे हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। हम अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स नेगेटिव 16,433 करोड़, 16,000 करोड़ का पर लॉस था 2020 में। 21 में यहाँ पर 3,489 करोड़ का पर लॉस हुआ। बट अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू मीन सेल्स यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू कितना था, पॉजिटिव में। भले ही आपका पर्टिकुलर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फिगर आप देखोगे नेगेटिव में, बट आपका सेल्स हमेशा, रेवेन्यू फिगर हमेशा आपका प्रॉफिट में ही होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे पी रेशियो आप देख सकते हो, स्टॉक पी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होगा। हमें क्या चेक करना है ऐसे टाइम पे, हम यहाँ पर देखेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है 1.75। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे पीयर कंपनीज के साथ। बाकी सभी बैंक का प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है वो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे यस बैंक के साथ। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस टू सेल्स रेशियो यहाँ पर अवेलेबल है। हम देख सकते हैं यस बैंक का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो इस लीस्ट सबसे कम है। बाकी सभी बैंक के कंपैरिजन में यस बैंक का प्राइस टू सेल्स रेशियो सबसे यहाँ पर कम है। क्यों, इसका रीजन क्लियरली यहाँ पर सभी को पता है, क्योंकि यस बैंक एक यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए बैंक का प्राइस टू सेल्स रेशियो यहाँ पर सबसे कम है, दैट इज 1.75। ये था यस बैंक के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आपको CAGR वैल्यू आपको देखनी है वो भी आपको अवेलेबल है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 years, 10 years, 3 years, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी CAGR, आपको कौन सी ग्रोथ है 10 years, 5 years, सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्क्रीन हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक लॉस मेकिंग कंपनी, मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कौन सी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनर का फंक्शन। वेबसाइट के ऊपर आप फिल्टर आउट कर सकते हो नंबर ऑफ स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मार्केट में टोटल कितने शेयर्स हैं, मार्केट में अगर मैं BSE की बात करूँ, BSE में ओवरऑल 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, NSE में 1,900 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अगर मुझे यहाँ पर देखना है, फॉर एग्जांपल पूरे मार्केट में मुझे अगर देखना है कि कौन सी कंपनीज यहाँ पर डेट फ्री है, मींस जीरो लोन है कंपनी के पास।
सो यहाँ पर मैं कैसे यहाँ पर एनालाइज करूंगा? सो मुझे हर एक कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना होगा। हर एक कंपनी की बैलेंस शीट को मैं देखूंगा कि आप लोन है कि नहीं, एंड उसके बाद मुझे पता चलेगा कंपनी डेट फ्री है कि नहीं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बट 5,000 कंपनी को एनालाइज करना इट्स टू इम्पॉसिबल। आप यहाँ पर 5,000 कंपनी को एनालाइज नहीं कर पाओगे। वो सभी पर्टिकुलर मार्केट में सभी कंपनीज को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम वेबसाइट को रेफर करेंगे जिसके हेल्प से आपकी एनालिसिस की स्पीड एक बढ़ जाएगी एंड आप इजीली कंपनीज को फिल्टर आउट कर पाओगे। सो मैं स्क्रीनर पे यहाँ पर क्लिक करें। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्क्रीनर। सो मैं बस स्क्रीनर में आपको यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन करना है कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे यहाँ पर कंपनी फिल्टर आउट होके चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डेट फ्री कंपनी मतलब जीरो लोन के साथ कंपनी कौन सी है। सो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा डेट टू इक्विटी। सो DEBT डेट। सो डेट टू इक्विटी इक्वल टू रेशियो 0 होना चाहिए। सो 0 होगा मतलब यहाँ पर कंपनी के पास जीरो डेट है। सो रन द क्वेरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में मुझे यहाँ पर 741 कंपनीज है जो डेट फ्री है। सो पूरे 5,000 6,000 कंपनीज में मुझे यहाँ पर 741 कंपनीज को फिल्टर आउट होकर मुझे यहाँ पर बता दिया वेबसाइट ने कि 700 कंपनीज है जिसके पास एक भी रुपए का लोन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो डेट टू इक्विटी 0 है। सो चलिए 700 कंपनीज है, फिर भी यहाँ पर ज्यादा कंपनीज है, सभी का मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। सो और यहाँ पर क्राइटेरिया ऐड करेंगे। सो क्राइटेरिया ऐड करने के लिए आपको क्या मेंशन करना है? एंड यहाँ पर मेंशन करें। जैसे आप एंड मेंशन करोगे डायरेक्ट आपका कर्सर नीचे चला जाएगा। सो अब हम यहाँ पर जो आज हमने सीखा है वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने सीखा ज्यादा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? अगर आपको फिर से रेफर करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी मेजर्स, सारी आपको इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सो आप इसे रेफर कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पर इट शुड बी ग्रेटर देन। सो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 30% से ज्यादा होना चाहिए। मींस ऐसी कंपनीज जिन्होंने 30% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है उनके शेयर होल्डर्स फंड के कंपैरिजन में। सो रन द क्वेरी। सो कितनी कंपनीज है? खाली 26 कंपनी है पूरे मार्केट में। पर 26 कंपनीज हैं जिनका यहाँ पर जीरो डेट है एंड यहाँ पर 30% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। सो ये भी यहाँ पर 26 कंपनी यहाँ पर ज्यादा है। सो एक और मैं यहाँ पर क्राइटेरिया ऐड करूंगा। आज हमने देखा एबिटा जो था जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आपने मेंशन किया मैंने यहाँ पर। सो ग्रेटर देन 40% से ज्यादा होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रन द क्वेरी को रन करें। सो यहाँ पर 15 स्टॉक्स है। 15 स्टॉक्स भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज्यादा होते हैं। सो और आप यहाँ पर डिफरेंट आप क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर और ऐड करूंगा एंड सो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफाई करना है। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रहना है कि मैं यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक की बात करूं तो लार्ज कैप स्टॉक जो यहाँ पर बड़ी कंपनीज है, एक स्टेबल बिजनेस है, बट यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम है। मींस यहाँ पर रिटर्न कम है बट रिस्क भी कम है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है। सो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है एंड रिटर्न भी ज्यादा है। सो वैसे ही लार्ज कैप में रिस्क भी कम है एंड रिटर्न भी कम है। सो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी में, कौन सी टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं लार्ज कैप है या मिड कैप है? सो यहाँ पर लार्ज कैप है, यहाँ पे मिड कैप है, कैसे हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे? कौन से बेसिस पे हमें पता चलता है? Yes, absolutely correct, पंकज जी. It is market capitalization. So market capitalization आप मेंशन करें. मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप के लिए यहाँ पर 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। सो 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको मेंशन करूंगा 20,000 करोड़ एंड रन द क्वेरी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 स्टॉक्स की लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाती है। ऐसे पर्टिकुलर 3 स्टॉक्स जो यहाँ पर सारे क्राइटेरिया मेरे फुलफिल कर रहे हैं, सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पर पर्टिकुलर फुलफिल कर रहे हैं। मींस सभी यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स है। ROE यहाँ पर 30% से ज्यादा है, 40% से यहाँ पर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा है एंड लार्ज कैप स्टॉक एंड डेट फ्री कंपनीज भी है 3। बट एक और चीज, एक और डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। मैं आपको यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप पर्टिकुलरली कंपनीज में जाके इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आपको यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। सो ओनली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट को कैसे यूज किया जाए फॉर योर एनालिसिस।
सो आप इस तरह आप यहाँ पर कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के बेसिस पे, एंड आप यहाँ पर फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। सो आपका काम यहाँ पर इजी हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली हमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें। पर्टिकुलर जो भी आपको लिस्ट आती है उसके बेसिस पे कभी भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करें। सो फर्स्ट हम यहाँ पर हर एक कंपनी को देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को रीड करेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। अगर आपको रियली आपको लग रहा है कि यस कंपनी यहाँ पर ज्यादा फंडामेंटली अच्छी है, तो ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। सो ओनली आपको यहाँ पर कंपनी आगे एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कैसे हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में देखना है। स्मॉल कैप लेस देन 5000 करोड़ होगा। रन द क्वेरी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 स्टॉक्स मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर देखना मिड कैप स्टॉक्स जो यहाँ पर 5000 से ज्यादा होते हैं, सो इट इज मोर देन 5000 करोड़, सो 5000 से ज्यादा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 20,000 से कम है, सो लेस देन 20,000। सो आप देख सकते हो रन द क्वेरी। सो यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स भी यहाँ पर 4 मुझे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाते हैं मिड कैप के, जो यहाँ पर मेरे सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं। सो इसी तरह आपको यहाँ पर यूज पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज करें, एंड आप यहाँ पर स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। सो मैं आपके चैट बॉक्स में वेबसाइट की लिंक यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सो दैट आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। सो सभी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी यहाँ पर वेबसाइट को विजिट करें, एंड प्लीज डू योर एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हो, सो आपको एनुअल रिपोर्ट पूरी आपको रीड करनी चाहिए। हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर लास्ट सेशन में कि यहाँ पर कौन सी चीज हमें यहाँ पर देखनी है कंपनी के रिलेटेड। जब भी हम एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को, एनुअल रिपोर्ट में हमें क्या क्या यहाँ पर देखना है, सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अटेंड नहीं किया है मॉड्यूल 2 सेशन नंबर 12, आप फिर से अटेंड करें। सो ये था आज के सेशन के बारे में। सो आज हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली रेशियोज के बारे में देखा, रेशियोज के कौन से फॉर्मूलाज है, कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। एंड मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई जहां पर आप फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्राइटेरिया। सो ये था आज के सेशन के बारे में, एंड मैंने आपके चैट बॉक्स में एक लिंक मेंशन किया, दैट इज ऑफ फीडबैक एंड सजेशन फॉर्म। सो प्लीज आप सभी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें यहाँ पर प्रोवाइड करें, that how was the today's session, आज का सेशन आपको कैसा लगा। जो भी आपके पर्टिकुलर फीडबैक्स है प्लीज मेंशन इनटू द फीडबैक फॉर्म। सो आई होप दैट सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, एंड सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी रेशियोज के बारे में।